हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें हम बात करेंगे कार्टून वाले क्वेश्चन पे, या जो आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। छोटा सा वीडियो है, आपको सारे इंपॉर्टेंट जो कार्टून है वो करा दूंगा। और ये वीडियो आपने देख ली होगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें बुक 1 और बुक 2 दोनों बुकों से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन कराती हैं। ये मैराथन वीडियो है और इससे ही आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम दोनों जगह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। एनसीईआरटी से बना रहा हूँ वीडियो, तो आप किसी भी बोर्ड से हो सभी जगह आपके लिए काम आ जाएगी वीडियो। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो, नोट्स को पढ़ सकते हो। मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, आपको प्री बोर्ड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। इसके बाद जो पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। फिर आपको जाना है क्वेश्चन पेपर पे। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जाके आप पिछले साल का जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसको देख सकते हो। तो फिर आपको 12th क्लास में जाना है और यहाँ पे आपको प्री बोर्ड में जाना है। ठीक है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखना है। तो ये आपको पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपके सामने आ गया है। अब ये देखो, ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट का पेपर है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको स्क्रॉल करके आराम से पढ़ सकते हो। सारे क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन और उसके आंसर को देख सकते हो। ठीक है, कैसा पेपर आया था ये आपको पता लग जाएगा। अब मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चन है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद है इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे देखो, ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट में बता दो, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा इनका सॉल्यूशन करा दूंगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के दोनों पेपर का। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो देखिए, सबसे पहला कार्टून जो है आपके सामने, पिक्चर जो है वो ये है बर्लिन की दीवार का। ठीक है, ये बर्लिन की दीवार है और ये अ, जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, और पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को ये डिवाइड करती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो आपको दीवार दिखाई गई है, ये किस देश से संबंधित है, ये दीवार किस बात का प्रतीक है, और इस शीत युद्ध से आप क्या समझते हो। तो देखिए, ये देश ये जो है जर्मनी देश की दीवार है, तो जर्मनी देश का को दिखाती है। ठीक है, इस ये किसके बीच में विभाजन का प्रतीक है, तो ये साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया के बीच में, यानी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया गया था। एक अमेरिका वाला गुट था और एक सोवियत संघ वाला गुट था। ठीक है, अमेरिका वाला पूंजीवादी गुट था और सोवियत संघ वाला साम्यवादी गुट था। ठीक है, तो यानी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक है। तीसरा है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध में हमने विचारधाराओं का मतभेद देखा था। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी। डायरेक्ट तो उसमें वॉर नहीं था, लेकिन एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती थी। ठीक है, युद्ध जैसी सिचुएशन हमेशा बनी रहती थी। अगला जो पिक्चर है, ये आपके चाइना वाले चैप्टर में से है। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चाइना के बारे में बात चल रही है। तो इसमें बताया गया कि 1978 के दिसंबर में जो देंग शाओपिंग थे, इन्होंने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। इसके बाद क्या हुआ था, चाइना में बहुत अद्भुत प्रगति हुई, यानी बहुत तेजी से चाइना डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये चाइना का डेवलपमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ से भी आपके पेपर में पिक्चर आ सकती है। और एक ये मैप, जो ये मैप वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये आपको यूरोपीय संघ का मैप दे रखा है। इसमें जो ये वॉयलेट कलर में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वॉयलेट कलर में आपको पुराने सदस्य जो पुराने इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो दिख रहे हैं। और जो दूसरी तरफ आपको ऑरेंज कलर है, इसमें आपको दिख रहे हैं ये नए मेंबर है। ठीक है, तो ओल्ड और न्यू मेंबर, इनमें से भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इन ओल्ड कंट्री यानी जो पुराने मेंबर है उसको आपने कॉपी में एक जगह लिख लो, और दूसरी तरफ आपको न्यू जो मेंबर कंट्री है उनको लिख लो। और आपको बस एक बार ध्यान से देख लेना है। ठीक है, इतना भी करके जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। पेपर में पहले से पॉइंटेड अगर आएगा तो पहले से पॉइंटेड होता है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे था। ठीक है, ये भी आपके पेपर में आ जाता है कभी कभी। तो ये किस बारे में बता रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो भी कुछ ऐसा ही है, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यूरोपीय संघ की बात कर बता रहा है आपको। तो क्या हुआ ये, तो देखिए, ये जैसे टाइटैनिक के जहाज के तरीके से दिखा रखा है। टाइटैनिक का जहाज क्या था, डूब गया था। ठीक है, असफल हो गया था। तो यानी ये यूरोपीय संघ की असफलता को दिखा रहा है ये कार्टून। तो 2003 में क्या हुआ था, यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें ये क्या हो गया था, नाकामयाब हो गया था, यानी कि असफल हो गया था। ठीक है, तो कार्टून के जरिए आपको
यूरोपीय संघ की असफलता को दिखाया जा रहा है और इसको कंपेयर किया जा रहा है टाइटैनिक के जहाज के जैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ये झंडा है। अब ये जो झंडा है, ध्वज है, ये किस चीज का है? तो ये आसियान का झंडा है। आसियान में कितने मेंबर है? 5 मेंबर शुरू में थे, 5 मेंबर बाद में थे, 10 मेंबर है। ठीक है, तो इसमें जो धान की 10 बालियां हैं, तो देखिए आसियान का प्रतीक चिन्ह है, इसमें धान की 10 बालियां हैं। 10 बालियों का मतलब है दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं इनकी तरफ इशारा करता है ये। ठीक है, जो ये 10 देश जो है ये आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। ठीक है, यही आपको इस पिक्चर से पता लग रहा है, तो हो सकता है पेपर में पिक्चर आ जाए और क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दूसरी तरफ देखो, ये जो है झंडा, ये यूरोपीय संघ का है, इसमें गोल्डन कलर के स्टार है दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये 12 स्टार हैं। तो इसको समझते हैं, तो सोने के रंग के सितारे, इसका एक घेरा बना हुआ है और ये लोगों की एकता और मेल मिलाप को दर्शा रहा है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को यहाँ पे पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। ठीक है, पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि अच्छा माना जाता है, इसलिए इसमें 12 स्टार हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको पता है ना कि ये इमेज या पिक्चर क्या दर्शा रही है तो आप आराम से पेपर में कर दोगे, क्योंकि अब आते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू में क्या है, आपको तुरंत ही आंसर पता लग जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आगे चलो, यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हैं, मनमोहन सिंह जी। तो इनके बारे में समझते हैं। तो ये पूर्वी दक्षिणी एशिया लिखा हुआ है, हमें इसकी आदत डालनी होगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखो कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्या था कि जब भारत ने 1991 में लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी, ये तब की बात दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति भी अपनाई गई थी। अब ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति क्या है? लुक ईस्ट की नीति जो थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे है, इसमें जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, ठीक है, इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध और साझा व्यापार को बढ़ावा देने की बात थी इस नीति के तहत। ठीक है, अब ये जो 2014 की एक्ट ईस्ट नीति थी, इसमें क्या था, इसमें और देशों को बढ़ा दिया गया, यानी कुछ देशों को और ऐड कर दिया गया। ये देश तो इसमें रहेंगे, इसके साथ साथ इसमें आसियान के देश तो हैं ही, इसके साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये आपको समझना था। अब बात करते हैं, ये साइकिल वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक जो है वो किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है? तो यहाँ पे आपको चाइना दिख रहा है। ठीक है, चाइना आपको पता ही लग रहा है, तो ये चाइना की बात कर रहा है। 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म करा था? तो ये यूएसए के साथ। ठीक है, आपको यहाँ पे यूएस का डॉलर भी दिख रहा होगा, जिसको यूएसडी कहा जाता है, यानी यूएस डॉलर। ठीक है, और साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया जो प्रतीक, ये जो है ये साम्यवाद का प्रतीक है। ठीक है, ये जो प्रतीक है ये किस विचारधारा को दर्शा रहा है? और आपको इस देश के बारे में बताना है, उसकी मुद्रा को, किस देश की मुद्रा को दर्शा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आंसर दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले किसकी बात है? ये चाइना की बात चल रही है। ठीक है, किस देश से संबंध बनाकर इसने अपना राजनीतिक एकांतवास खत्म करा था? अमेरिका के साथ। फिर आगे का पहिया जो है वो चीन की साम्यवादी व्यवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, और जो पीछे वाला पहिया है इसमें साइकिल का, ये आपको अमेरिकी डॉलर दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है, इसमें दिए गए कार्टून जो है इसमें किस देश को दर्शाया जा रहा है? कार्टून में कौन से दो सिंबल दर्शाए गए हैं और ये चित्र जो है क्या दर्शा रहा है? तो इसके आंसर देखते हैं। इसमें चाइना को दर्शाया जा रहा है क्योंकि ये ड्रैगन है, ड्रैगन जो है चाइना की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, और फिर ये दिखा रहा है कि चीन की दीवार भी दिखा रहा है, इसमें देखो चीन की दीवार भी दिख रही है आपको। और ये भी दिखा रहा है कि कितनी तेजी से चाइना जो है डेवलप हो रहा है, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, कार्टून में कौन से दो सिंबल दिखाए गए हैं? एक तो चीन की दीवार दिखाई गई है, दूसरा ड्रैगन दिखाया गया है। तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चित्र क्या दर्शा रहा है? तो ये चित्र ये दर्शा रहा है कि चाइना जो है बहुत तेजी से अपना आर्थिक विकास कर रहा है और पूरी दुनिया में इसका दबदबा होता जा रहा है, इसका व्यापार जो है वो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है ये पाकिस्तान वाले चैप्टर से है। इसमें आपको पाकिस्तान की राजनीति कहीं ना कहीं दिख रही है। इसमें देखो सेना के जो जनरल हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में, यानी ये जो परवेज मुशर्रफ थे, इन्होंने सेना के जनरल के रूप में भी काम किया है और यहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इनके शासनकाल में इनकी जो दोहरी भूमिका थी इसके बारे में कार्टून बता रहा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि ये जो कार्टून है ये किस देश से संबंधित है? तो ये पाकिस्तान को बता रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जनरल मुशर्रफ जो थे, ये परवेज मुशर्रफ जो थे, इन्होंने जो तख्ता पलट करा था, ठीक है, सैन्य तख्ता पलट किया था, तो कौन से प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने हटा दिया था? तो नवाज शरीफ को हटाया था। ठीक है, तो ये भी आपको आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कार्टून दिखा रखा है, ये कार्टून किस देश से रिलेटेड है? तो ये श्रीलंका से रिलेटेड है।
क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो ये राजपक्षे हैं जो कि श्रीलंका के लीडर हैं, और एक तरफ आपको सिंगली लोग दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको लिट्टे यानी कि तमिल लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें बीच में जो व्यक्ति है वो कौन है, तो ये राजपक्षे हैं। और फिर पूछा हुआ है कि बाघ जो है वो किस समुदाय के का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो सिंह है वो किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जो सिंह है वो श्रीलंका का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और बाघ जो है ये तमिलों का, ठीक है, जो तमिल जो कि भारत के तमिल जो वहाँ पे बसे हुए हैं उनकी ओर इशारा कर रहा है। अगला प्रश्न है कि ये जो कार्टून है, एक तरफ आपको ये शांति का प्रतीक यूएन दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वॉर का डर भी दिखाया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ द राइट वन डोंट गेट यू, अगर आप इस तरीके से नहीं मानते हो ना तो फिर हमको ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी देन द लेफ्ट वन विल यूज। अगर आप शांति वाले तरीके से नहीं मानते हो तो फिर हमें वॉर वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं यूएसए को दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये जो कार्टून है इसमें दिखाया गया व्यक्ति जो है किस देश को दर्शा रहा है। फिर कार्टून में दिखाए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है, तो ये आपको पता है यूएनओ का चिन्ह है। और आम सभा के कोई दो कार्य बताने हैं, तो देखिए यूएसए को दिखा रहा है ये यूएनओ, यानी ये यूएनओ का चिन्ह है। आम सभा का जो काम होता है 193 सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करती है, और 2/3 बहुमत से यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सभी मेंबर कंट्री का एक वोट होता है और बराबर का वोट होता है। आगे देखते हैं, एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कार्टून में दिखाए गए 4 लोगो, लोगो नहीं होते, लोगो जो होते हैं जैसे कंपनी का कोई लोगो होता है, ये देखो 4 लोगो दिखाए जा रहे हैं, ये प्रतीक कह लो आप इसे। तो इसके आधार पे संबंधित संगठन को पहचानना है, तो ये यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन को दिखा रहा है। ठीक है, फिर कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान कर उनका नाम लिखना है, तो ये यूएनओ के महासचिव है कोफी अन्नान। आपकी बुक में जो यूएनओ वाला चैप्टर है उसमें एक टेबल दे रखी है इस तरीके से, वहां पे आप देखोगे तो आपको ये इमेज भी दिख जाएगी उनकी। ठीक है, अगला है कि इसराइल ने लेबनान पर आक्रमण क्यों किया था। तो इसराइल के अकॉर्डिंग जो हिजबुल्ला है ये एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, इसका नियंत्रण पाने के लिए लेबनान पर उसने हमला किया था, क्योंकि उसको लग रहा था इस पे कंट्रोल करना है तो लेबनान पे हमला करना जरूरी है, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या की और विनाश हुआ। ये जो है ये किसका प्रतीक चिन्ह है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है इसका प्रतीक चिन्ह है। और इसमें दुनिया का नक्शा बीच में दिखाया गया है, और दोनों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। जैतून की पत्तियां जो होती हैं वो विश्व शांति का प्रतीक होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, इसमें एक तरफ आतंकवाद को समस्या दिखा रखा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं को समस्या दिखा रखा है। तो उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया जा रहा है, तो ये खतरे के नए स्रोत हैं। ठीक है, सुरक्षा के नए खतरे या फिर खतरे के नए स्रोत, जो भी आप इसे कहना चाहो। अगला है सुरक्षा के इन खतरों में से किस प्रकार से निपटा जा सकता है, तो एक ही तरीका है सहयोग मूलक सुरक्षा, यानी दुनिया में कुछ ऐसे खतरे हैं जिससे कोई एक देश निपट ही नहीं सकता। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं सहयोग की आवश्यकता होती है, तो ये सहयोग मूलक सुरक्षा के द्वारा इससे निपटा जा सकता है। तीसरा है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कौन से हैं, तो सैन्य हमला हो गया, पड़ोसी देश का हमला, अलगाववाद, कानून व्यवस्था, ये सारे मेन खतरे हैं। नेक्स्ट है H2O, पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है, तो H2O यानी पानी को दर्शा रहा है, यानी पानी की कमी हो रही है। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है, तो जल को ही माना जाता है, पानी को ही माना जाता है। फिर वो मध्य एशिया के देश बताने हैं जिनके बीच में पानी को लेकर हिंसक और, ठीक है, अलगाववाद वाले हिंसक आंदोलन हो रखे हैं जो पीने के पानी को लेकर हुए हैं। तो इसराइल, जॉर्डन, सीरिया यहाँ पे देखेगा आपको। और बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, घटता हुआ भू जल स्तर, ये भी कुछ कारण है, इसकी कमी होती जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये जो कार्टून है इसमें वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है, और मैकडोनल्डीकरण किस देश की संस्कृति की बात करता है, वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये सांस्कृतिक प्रभाव को दिखा रहा है। ठीक है, मैकडोनल्डीकरण का मतलब है अमेरिका की संस्कृति दुनिया में जो फैल रही है। तीसरा है वैश्वीकरण का विरोध किन आधार पे किया गया है, तो आपको पता है पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनियां, इनका कब्जा बढ़ता जा रहा है, और संस्कृति भी लोगों की संस्कृति का हास होता जा रहा है। ठीक है, और ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, लास्ट ईयर का जो 2024-25 का सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, तो ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। कार्टून में लाइटर दिखाया हुआ है, एक बार देखो ये लाइटर दिखाया हुआ है, और कुछ हाथ हाथ यानी चिमनी जैसा दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो लाइटर जो है ये किसका प्रतीक है, तो ये पृथ्वी का उपभोग जो है ईंधन के स्रोत के रूप में किया जा रहा है, इसका प्रतीक है। अगला है कि कार्टून में उंगलियों को चिमनी की तरह क्यों दिखाया गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, तीसरा है कार्टून का मुख्य विषय क्या है, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर हम देख सकते हैं और औद्योगिक प्रदूषण से जोड़ के देख सकते हैं।
चौथा जो है, इसमें लाइटर में जो पुश बटन है उसमें मोटी चिमनी दिखाई गई है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ए है इसका आंसर, केवल मनुष्य ही प्रदूषण को रोक सकता है। अगले कार्टून को देखो, देखो इसमें ना एक चम्मच दिखाया गया है और चम्मच में ये पर्यावरण को दिखाया गया है, ठीक है। एक चम्मच जो है इसमें पर्यावरण भी दिखा रखा है, और ये कोई व्यक्ति है जो इसको खाता जा रहा है, और पीछे आपको कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि इंसान जो है ना, आदमी जो है वो प्रकृति खोर और लालची है, जो पेड़ पौधों को काटता है और वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बना देता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देता है, और अपने लालच के कारण पर्यावरण को खा गया है, यानी पर्यावरण को खत्म कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया भर की समस्याएं जो है पोल्यूशन की वो होती जा रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं बुक टू। बुक टू में आपको पता है पहले चैप्टर में जो देश का विभाजन बताया गया था, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसका विभाजन हो गया था, तो लोग कैसे बहुत मुश्किलों से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। तो ये दृश्य जो है ट्रेन का, ये उसी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ठीक है। देखो इसमें ये राजा हैं और ये किसी रियासत की जनता है। ये जो व्यक्ति है जो कमज़ोर है, दबा कुचला दिख रहा है, ये रियासत की जनता है और ये राजा है। और ये वल्लभ भाई पटेल जी हैं जो इनके पास आ रहे हैं, कह रहे हैं ना ना ना, उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, मतलब विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार, ये सब मामले मुझे दे दो, यानी अब भारतीय संघ में शामिल हो जाओ, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, एक विलय पत्र था, यानी जब कोई राजा अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में करता था तो उसको इस सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करने होते थे, ठीक है। दूसरा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत सरकार के द्वारा राजा से किन मामलों में हस्तांतरण की मांग की जा रही है, तो विदेशी मामले में, प्रतिरक्षा और संचार के मामलों में हस्तांतरण की बात की जा रही है, ठीक है। अगला देखो, ये एसआरसी है। एसआरसी मतलब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है, ये इतना छोटा सा दिखा रखा है, और ये एक बड़ी सी कोई प्रॉब्लम दिखाई जा रही है, जो ये राक्षस जैसा दिखा रहा है ना, ये एक समस्या है, इसको समस्या मानिए। तो देखिए, ये शीर्षक इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पे सवाल उठाया जा रहा है, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये बहुत छोटा है, इसकी क्षमता बहुत कम है, और भाषा की समस्या, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की समस्या जो है वो बहुत बड़ी है। तो इसको दर्शाया गया है, ठीक है, पिक्चर में। फिर यहाँ पे देखो इलेक्शन कमेटी, और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कांग्रेस के नेता बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन था वो कब हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। कार्टून में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई गई है, और चुनाव समिति मंच पे बैठे हुए जो लोग हैं वो किसी एक नेता को चिन्हित कीजिए, यानी इतने सारे नेताओं में से किसी एक नेता का आपको नाम बताना है। तो आप देखो ये नेहरू जी बैठे हुए हैं, आप नेहरू का बता सकते हो, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, कुछ भी दो तीन नेताओं के नाम बता दो, यहीं से काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे तो एक ही पूछा हुआ है। फिर देखो ये नेहरू है, और यहाँ पे देखो महागुजरात, विशाल आंध्रा, और ये मुझे दिख भी नहीं रहा, इतना ब्लर है, ये महाराष्ट्र है शायद, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ये स्टेट की लड़ाई है, यानी स्टेट बनाने की बात चल रही है इनके सामने। तो इसमें नेहरू जी जो हैं वो कंफ्यूज और डरे हुए दिख रहे हैं। तो भाषा के आधार पे जो बना भारत का पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था, 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था इसमें किया था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953 में बना था। तो चलिए एक बार आंसर को देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आंसर यहाँ पे टाइप नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अगला ये देखो, ये एक पिक्चर है, ये चित्र कब का है, स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। नेहरू के अपने मंत्रिमंडल में दो विपक्षी नेताओं को आपको बताना है। तो देखिए 1948 में जब सी राजगोपालाचारी थे, इनको गवर्नर जनरल के पद पर शपथ दिलाई गई थी, तब की ये पिक्चर है, ठीक है। और ये नेहरू की अंतरिम सरकार है, इसका कैबिनेट है पूरा। और नेहरू जो स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू थे। और इसमें विपक्ष के कौन से नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और बाकी इन नेताओं के नाम भी लिखे हुए हैं, देखो जैसे ये सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ये वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी, ठीक है, नेहरू जी हो गए, अबुल कलाम हो गए, ये बलदेव सिंह, रफ़ी अहमद किदवई, गॉडगिल, नियोगी, ये भीमराव अंबेडकर हैं, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे, जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे, ये जॉन मथाई हो गए, ये जगजीवन राम हो गए, ठीक है। इन सारे नेताओं के नाम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सारे जो नेता हैं इनके नाम बता दिए गए हैं। हो सकता है पेपर में आपके ये फ़ोटो आ जाए
और आपसे बोल दें कि इनमें किसी को हाईलाइट करके पूछ ले, बताइए ये कौन से नेता हैं, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो 1965 में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध का अंत जो था वो किसके हस्तक्षेप से हुआ था? फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो रिचर्ड निक्सन है, इनके सलाहकार जो थे हेनरी किलिंजर, इन्होंने जुलाई 1971 में किस देश का दौरा किया था? और 1962 में भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, तो इस दौरान भारत ने किन दो देशों से सैनिक सहायता की मांग करी थी? 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, हस्तक्षेप यूएनओ ने करा। फिर अमेरिका के ये जो रिचर्ड निक्सन है, इनके जो सलाहकार थे, ये 1971 में चाइना में गए थे। और ठीक है, ये जो चाइना वाला वॉर था, भारत चाइना वॉर, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन से भारत ने मदद मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंदिरा गांधी दिख रही होंगी। तो कंपटीशन के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण जो था बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। इसे भारतीय लोकतंत्र की मैच्योरिटी के रूप में देखा गया है। ठीक है, ये कब क्या है? ये उस समय का है जब मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी हो रखा था, ठीक है, और इनको आराम से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, ये तब की बात है। अगला क्वेश्चन देखो, 1969 में कांग्रेस पार्टी ने के नेतृत्व में जो प्रतिद्वंद्विता है, इस पे कार्टूनिस्ट ने कैसे बना रखा है, इसको देखिए। 1969 में आपको पता है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सिंडिकेट का एक ग्रुप बन चुका था। ये देखो, सिंडिकेट वाला ग्रुप था और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी थी, तो ये पार्टी भी टूट गई थी। कांग्रेस आर और कांग्रेस, ठीक है, ओ, इस तरीके से दो हिस्सों में कांग्रेस हो गई थी। अगला देखो, द ग्रैंड फिनिश नामक कार्टून 1971, यानी कि 1971 में जब आपको पता है 1967 में क्या हुआ था? कांग्रेस कमजोर हो गई थी, 9 राज्यों से चली गई थी और केंद्र में भी कमजोर हो गई थी। लेकिन जब अगला चुनाव 1971 में होता है, तो कांग्रेस वापस से बहुत मजबूत हो जाती है। तो ये उसी को दिखाया गया है, ठीक है। आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, पहले वीक थी, ठीक है, फिर बाद में कैसे स्ट्रॉन्ग हो गई और विपक्ष जो है वो कैसे एकदम कमजोर हो गया, इसको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भी देखो, 1971 के आम चुनाव में जीत में बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं जो थी वो छिपी हुई थी, इसको दिखाया जा रहा है। ये जो कार्टून है, इसमें क्या दर्शाया गया है और इस चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे और इस चुनाव में क्या परिणाम मिला, ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये वीवी गिरी। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो प्रेसिडेंट के लिए नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के बीच में जो कंपटीशन था, ये तब का है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव दिखा रहा है 1969 का। और पार्टी ने, कांग्रेस ने किसको खड़ा किया था? एन संजीव रेड्डी को। लेकिन इंदिरा गांधी इनको पसंद नहीं करती थी, उन्होंने कहा था वीवी गिरी को सपोर्ट करा था, ठीक है। तो वीवी गिरी जो थे वो जीत भी गए थे चुनाव। इसके बाद पार्टी टूट गई थी, इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया था पार्टी से। तो ये उसको दर्शा रहा है। आया राम गया राम आ सकता है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आया राम गया राम जो है दल बदल को दिखाता है, और जो विधायक था जिसके नाम पे पड़ गया था वो गयालाल था, ठीक है, हरियाणा का विधायक था। दल बदल की कोई कमी बताओ, तो नेता की छवि खराब होती है, पार्टी की विचारधारा से समझौता हो जाता है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसने लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है। तो ये है जयप्रकाश नारायण। आपने जो इमरजेंसी वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। जेपी को किस नेता के विकल्प के रूप में देखा गया था? इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में इनको देखा गया था। कार्टून चित्र में दिखाए गए नेताओं के विचार से बैठे व्यक्ति का आपको उद्देश्य बताना है। तो जिस नजरिए से इसको दिखाया जा रहा है, उस नजरिए से लग रहा है कि ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं इंदिरा गांधी को हटाकर। फिर ये राजनीतिक संकट, ठीक है, यहाँ पे देखो, कुर्सी छोड़ने की बात, यानी कुर्सी छोड़ने की बात चल रही है कुछ। तो ये उसी टाइम का है जब देश भर में इमरजेंसी के टाइम पे खूब डेली, मतलब धरने प्रदर्शन चल रहे थे, ठीक है, तब की बात है। इंदिरा गांधी को कहा जा रहा था इस्तीफा दो, कुर्सी छोड़ दो, तब की बात है। इसके बाद देखो, यहाँ पे कांग्रेस यहाँ पे लेटी हुई दिखाई जा रही है और बाकी जो नेता हैं ये खुश हैं। तो ये 1977 का है। आपको पता है कि इमरजेंसी लगाने के बाद 1977 में जब चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ऐसे धराशायी हो गई थी, ठीक है, कांग्रेस बुरी तरीके से पराजित हो गई थी और सारे विपक्षी नेताओं ने मिलकर जो जनता पार्टी बनाई थी, ठीक है, वो जीत गई थी। और यहाँ पे जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इनको दिखाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि ये गुट जो है ये जीत गया था, ठीक है। फिर इंदिरा बुलाओ देश बचाओ मैदान साफ, इंदिरा ने सारे नेताओं को डस्टबिन में डाल दिया। ये 1980 के चुनाव की बात छपा था, क्योंकि 1980 के चुनाव में जो जीत थी उसको दर्शाया जा रहा है।
फिर नई अर्थव्यवस्था, ये 1991 के आसपास की बात है, ठीक है, जब नई अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। ज़्यादातर जो देश थे वो देश के जो ज़्यादातर जो दल थे, ठीक है, विपक्षी दल भी इसके लिए तैयार थे। तो उस समय जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर जो थे नरसिम्हा राव थे। उनके दौर में ये नई आर्थिक नीति लाई गई थी और इससे देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, व्यापार को मैक्सिमम ट्रेड पे फोकस किया गया था, ठीक है। फिर ये 1971 और ये 1999 दिखाया जा रहा है कि एक तरफ 1971 में इंदिरा गांधी इतनी मजबूत हो गई थी, तो दूसरी तरफ ये अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, ठीक है। इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कैसे समय बदला और कांग्रेस कमजोर हुई तो बीजेपी मजबूत हुई। फिर ये देखो, ये एक पार्टी है कठपुतली सरकार, यानी कि ये चला रहे हैं इसको मिलकर, ठीक है। तो देखिए किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पे दिखाया गया है, ये वीपी सिंह को दिखाया गया है क्योंकि कमजोर थे ये और गठबंधन वाली सरकार थी। लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु के संबंध किन राजनीतिक दलों से है, तो एल के आडवाणी जो है बीजेपी से है, ज्योति बसु जो है ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी से है, ठीक है। फिर इस कार्टून चित्र में किस तरह सरकार दिखाई गई है, तो इसमें गठबंधन की सरकार दिखाई गई है, ठीक है। और इस प्रकार की सरकार का कोई गुण और अवगुण, यानी इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट बताना है। तो गुण क्या होते हैं इसमें, लोकल जो पार्टियां होती है, क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, उनके कहीं ना कहीं उनको भागीदारी मिल जाती है। नुकसान क्या है इसका, नुकसान ये है कि भाई कहीं ना कहीं सरकार जो होती है अस्थिर होती है, ठीक है, सरकार गिरने के चांस रहते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है उसकी तुलना में क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लग जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये तो हो गया अभी तक। अब मैं आपको प्री बोर्ड यानी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में जो कार्टून आया था उसको दिखाता हूँ। ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ कार्टून है। इसमें देखो एक बार कार्टून को ध्यान से देख लो और सोचो कि ये कौन से चैप्टर से है, आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र में से किस प्रकार की असुरक्षा को दर्शाया गया है, तो ये मानवीय सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा खतरा मानव सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भुखमरी, ये पारंपरिक अवधारणा से जुड़ा हुआ नहीं है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। फिर विश्व सुरक्षा की अवधारणा कब से विश्वव्यापी चर्चा होने लगी थी, तो 1990 के दशक से हुआ था। फिर लोगों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करने से सुरक्षा के खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है, मानव अधिकार, ठीक है। फिर ये है आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर, तो इसमें ये कार्टून दिखाया गया है। क्वेश्चन है कि इस कार्टून का संबंध किस मुद्दे से है, तो ये पर्यावरण वाले चैप्टर से है, तो पर्यावरण का मुद्दा हो जाएगा। और इसमें प्रथम दुनिया से संबंधित कौन सा देश है, प्रथम दुनिया यानी अमेरिका, ठीक है, दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ, तो प्रथम दुनिया पूछा है तो अमेरिका हो जाएगा। इसमें तीसरी दुनिया से संबंधित कौन सा देश है, तो बांग्लादेश के बारे में बताया गया है। तीसरी दुनिया कौन से थे, जो गुटनिरपेक्ष देश या फिर जो अल्प विकसित देश थे, ठीक है, अलग जो देश थे इनसे। कार्टून में सूट पहना हुआ व्यक्ति डैश का प्रतीक है, तो ये विकसित देश का प्रतीक है। अगर आप कार्टून में सूट वाले व्यक्ति को देखोगे तो ये विकसित देश का प्रतीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो कार्टून वाला वीडियो ये खत्म हो जाता है। जल्दी जल्दी बताया मैंने आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देख के जाना है आपको इसको। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।